नमस्कार साथियों, मैं नीतीश शर्मा ग्लोबल कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे भारत का भूगोल यानी इंडियन जियोग्राफी। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भारत का भूगोल, जिसमें से ये पार्ट फर्स्ट है। सबसे पहले देखेंगे कि भारत की अवस्थिति और विस्तार क्या है। यानी कि भारत के भूगोल में अवस्थिति और विस्तार को हम देखेंगे, और इसकी अवस्थिति क्या है और इसका विस्तार क्या है। तो देखिएगा, अवस्थिति और विस्तार को समझने से पहले हमें कुछ पॉइंट देखना होगा। जैसे आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो कैसी है, गोल है। यानी कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी या अंडाकार है। तो पृथ्वी ये हमारी बहुत बड़ी है, इसी कारण हमें ये पता नहीं चलता है कि हमारा भारत कहाँ पर है। तो इसी स्थिति को यानी इसी समस्या को दूर करने के लिए यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई। उस काल्पनिक रेखा को हम नाम देते हैं यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यानी कि इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम कई सारे नामों से जानते हैं। इसी 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं, या इसी भूमध्य रेखा को हम एक नाम और देते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं, या इसी को हम इक्वेटर लाइन या इसी को हम लैटिट्यूड लाइन भी कहते हैं। यानी कि लैटिट्यूड लाइन भी कहते हैं, लैटिट्यूड लाइन भी कहते हैं। यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची, उस रेखा को हमने कहा अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या लैटिट्यूड लाइन। इसी के समांतर हमने कई सारी रेखाएं खींची। जैसे जब हमने 0 डिग्री अक्षांश रेखा को खींचा तो ये पृथ्वी हमारी दो भागों में बट गई। ऊपर वाले भाग को हमने कहा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को कहा दक्षिणी गोलार्ध। यानी इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध या नॉर्थ हेमिस्फीयर, और इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिएगा कि जब हमने इस पृथ्वी को दो भागों में, दो गोलार्धों में डिवाइड किया और इसी 0 डिग्री अक्षांश रेखा के समांतर कुछ अन्य रेखाएं भी खींची, जिन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और इसी प्रकार हम रेखा खींचते गए। जैसे 1 डिग्री ऊपर चलेंगे, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, और कहाँ तक चलते हैं, 90 डिग्री तक चलते हैं। यानी कि 1 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक उत्तरी गोलार्ध में हमने रेखा खींची, और इसी उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा मिलती है, उस रेखा का नाम है यानी कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, और इस अक्षांश रेखा को हम नाम देते हैं कर्क रेखा। यानी कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हमने नाम दिया कर्क रेखा। यानी कि जब आप उत्तरी गोलार्ध में चलोगे तो। इसी प्रकार जब हम दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगे तो इसी प्रकार हमने इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के समांतर कई सारी रेखाएं खींचेंगे। इसमें भी खींचेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और कहां तक चलेंगे, यहाँ पे होगा आपका 90 डिग्री अक्षांश रेखा। तो यहाँ पर भी एक 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, और उस 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हम नाम देते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। यानी कि इस प्रकार से हमने पूरी पृथ्वी पर काल्पनिक अक्षांश रेखाएं खींच दी तो हमें स्थिति का पता चलेगा। लेकिन इन अक्षांश रेखाओं के बीच यानी कि कुछ देशांतर रेखाएं भी खींची गई, और यानी कि इस उत्तरी गोलार्ध और इस दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने के लिए कुछ रेखाएं खींची, और रेखा थी इस प्रकार। यानी कि यहाँ पर ये एक 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची, और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा
इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को हमने एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं वो मैं यहाँ लिखता हूँ, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से होकर गुजरती है और इसे हम क्या कहते हैं, इससे हमारे समय का निर्धारण किया जाता है। यानी कि जो हमारा समय है वो इसी रेखा के अनुसार निर्धारित होता है। इसको हम कई सारे नाम देते हैं, यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम एक नाम और देते हैं, GMT रेखा। यानी कि GMT लाइन भी इसी को हम कहते हैं और इसकी जो फुल फॉर्म है वो हम आगे बात करेंगे। इसी को हम एक नाम और देते हैं, ग्लोबल लाइन। ग्लोबल लाइन, इसी को हम एक नाम और देते हैं, UTC लाइन। UTC लाइन, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है वो हम अभी आगे बात करेंगे कि UTC लाइन या GMT लाइन या इसके और क्या क्या नाम हैं वो सारी बातें करेंगे। इसी प्रकार यानी कि ये 0 डिग्री है, ऐसे ही हमने 1 डिग्री यानी कि 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री और 5 डिग्री, यानी कि ये कैसी आकर पृथ्वी हमारी गोल है और पृथ्वी के जब चारों तरफ देशांतर रेखाएं खींचेंगे तो टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 360, यानी कि 360 होगी। इस प्रकार से हमारी ये क्या बन गया, एक पृथ्वी का ग्लोब बन गया। और इस प्रकार से हम यहाँ पर अब हम देखेंगे भारत, यानी कि भारत की स्थिति, भारत की लोकेशन क्या है। तो भारत की जो स्थिति है वो आपकी इस प्रकार से, यहाँ पर आपका क्या स्थित है, भारत स्थित है, यानी कि इंडिया आपका यहाँ पर स्थित है कर्क रेखा के बीचों बीच। यानी कि कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करने का काम करती है। और इसके अलावा हम देखें कि भारत की स्थिति देखेंगे तो अब देखिएगा, हमने अक्षांश रेखाएं खींची, देशांतर रेखाएं खींची, तो आपसे पूछता है कि भारत की अब स्थिति क्या है। तो भारत की स्थिति, ये कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और ये कौन सा वाला भाग, पूर्वी गोलार्ध। तो यानी कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ पर स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम बात करेंगे भारत की, यहाँ से कहाँ पर इसका विस्तार हुआ है, कैसे हुआ है, कौन कौन से देशांतरों के मध्य है और कौन कौन से अक्षांशों के मध्य है, वो हम देखेंगे। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए। आप कॉपी और पेन साथ लेकर बैठें और साथ साथ नोट करें, जिससे आपको आगे समय में, आने वाले समय में आप रिवाइज कर सको। इस टॉपिक को हम बहुत डीपली से देखने वाले हैं, शायद आपने पहले ऐसा कभी नहीं पढ़ा हो। तो मैं इसको मिटाता हूं और आगे की ओर लेके चलता हूं आपको। तो देखिएगा अक्षांशीय विस्तार क्या है। यानी कि पहले तो हम इसकी अवस्थिति देखेंगे और उसके बाद देशांतर की स्थिति देखेंगे। तो पहले अवस्थिति अभी मैंने बताई कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो आपका पहला पॉइंट क्या होगा कि भारत हमारा कहाँ स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो यानी कि आपके सामने अब स्थिति क्लियर हो गई, कहाँ पर है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बात आती है कि जो भारत है वो अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, यानी किन 2 अक्षांशों के मध्य है। तो देखिएगा जो भारत स्थित है वो स्थित है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से
37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी कि अब देखिएगा, ये आपके सामने एक मैप है भारत का। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर क्या है, कैसे है। तो भारत की जो उत्तरी पूर्वी अक्षांश है कैसे है वो देखिएगा। तो आप सारे लोग जानते हैं कि भारत में यहाँ पर आपका क्या है, अंडमान निकोबार है, और यहाँ पर क्या है, यानी कि आपका लक्षद्वीप है। तो यानी कि जो भारत की स्थिति प्रारंभ होती है वो यहाँ से होती है। यहाँ पर कौन सा अक्षांश है, आप कहोगे 6 डिग्री 4 मिनट, और भारत की स्थिति यहाँ पर खत्म होती है, और यहाँ पर कौन सा है, आप कहोगे 37 डिग्री 6 मिनट। तो आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तब आपका आंसर होगा 6 डिग्री 4 मिनट से कहाँ तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक। लेकिन आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार क्या है, यानी कि मेनलैंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे मुख्य भूमि का, यानी कि मेनलैंड का। यानी कि मुख्य भूमि की बात करें तो यानी कि मुख्य भूमि का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कहाँ तक, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये मुख्य भूमि क्या होती है, और ये डेटा यहाँ से बदला क्यों, पहले 6 डिग्री था अब 8 डिग्री क्यों हो गया। तो देखिएगा, ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो यहाँ से प्रारंभ होता है। तो भारत की स्थिति यहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं मुख्य भूमि को। तो मुख्य भूमि जो मानी जाती है वो यहाँ से मानी जाती है, यानी कि भारत का दक्षिणीय, यानी कि ये मुख्य भूमि है, और यहाँ पर क्या है 8 डिग्री 4 मिनट है। तो यानी कि मुख्य भूमि आपको समझ आ गई। हम बात करेंगे देशांतर स्थिति क्या है, अक्षांशीय स्थिति देखी। हम देखेंगे भारत यानी कि दो देशांतरों के रेखाओं के मध्य कौन सी दो देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। तो यानी कि देशांतर कौन कौन से देशांतर हैं, वो देशांतर कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, जो भारत स्थित है आपका, वो भारत आपका 68 यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से, यानी कि कहाँ तक 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। ये क्या है वो समझिएगा कि जो भारत की स्थिति स्टार्ट होती है यहाँ पर क्या है, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट, और कहाँ तक जाता है तो अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट। यहाँ सर इसका देशांतर होता है, यानी कि हमने देखा अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार। तो भारत की स्थिति हमने देखी, लेकिन अभी मैंने बात किया था कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या क्या नाम देते हैं। तो नोट में डाल के लिख सकते हो आप, 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या क्या नाम देते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम किस किस नाम से जानते हैं। तो इसको एक नाम और देते हैं GMT लाइन, GMT लाइन। आपसे पूछेगा GMT का फुल फॉर्म क्या है, तो आप बताओगे इसका जो फुल फॉर्म है वो है ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि इसको हम GMT लाइन भी कहते हैं। इसी को हम एक नाम और देते हैं, वो नाम देते हैं UTC लाइन, UTC लाइन। UTC की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यूनिवर्सल टाइम
कोऑर्डिनेट यानी कि हम 0 डिग्री देशांतर रेखा को जीएमटी लाइन भी कहते हैं, यूटीसी लाइन भी कहते हैं, इसको हम प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहते हैं। तो यानी कि 3 नाम हैं इसके। हम आगे की ओर चलते हैं, यानी कि हमने देखा अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार। अब देखते हैं कि भारत का बिंदु कैसे हैं, उत्तरी बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी बिंदु कौन सा है और पश्चिमी बिंदु कौन सा है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। मैं आपको आगे की तरफ मूव करता हूँ, आगे की तरफ चलते हैं हम, और मैं आपको स्थिति भी यहाँ पे दिखाऊंगा किस प्रकार से आपका भारत का उत्तरी बिंदु है, कैसे है, क्यों है, और एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे। तो देखिएगा, हम चलते हैं उत्तरी बिंदु की ओर, यानी कि आपका यह भारत का नॉर्थ पॉइंट कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन सा है, उत्तरी बिंदु कौन सा है, ये हम देखेंगे। तो देखिएगा, उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु आपसे पूछेगा भारत का उत्तरी बिंदु का नाम क्या है। तो उत्तरी बिंदु का जो नाम है भारत का, वो है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल जो स्थित है वो कहाँ पर है, भारत के उत्तर में स्थित है, और इंदिरा कॉल की जो लोकेशन है वो यहाँ पर है। यानी कि यहाँ पर आपका क्या स्थित है, इंदिरा कॉल। अगर आपसे कभी भी ये पूछ लिया जाए कि इंदिरा कॉल किस अक्षांश पर स्थित है, तो आप बताओगे इंदिरा कॉल जो स्थित है वो 35 डिग्री 9 मिनट पर स्थित है। यानी कि 35 डिग्री 9 मिनट उत्तरीय अक्षांश पर स्थित है। कौन सा, इंदिरा कॉल। लेकिन हमारा विस्तार कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक है। तो आइएगा कुछ और पॉइंट बात करें हम यहाँ पे इंदिरा कॉल के बारे में। तो देखिएगा, इंदिरा कॉल और ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा वो पॉइंट है, यानी कि ये तो आपका क्या है, इंदिरा कॉल है, इंदिरा कॉल है, और ये वाला जो पॉइंट है वो है NJ 9842, NJ 9842, और इंदिरा कॉल NJ 9842 को मिलाने वाली रेखा है, यानी एक लाइन है, उस लाइन का नाम है AGPL। क्या नाम है, AGPL। आपसे AGPL की फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो AGPL की जो फुल फॉर्म है वो है एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। क्या है, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। और इस NJ 9842 से इधर की ओर एक लाइन ड्रॉ है, और उस लाइन का जो नाम है वो नाम है LOC। यानी कि LOC हम इसको कहते हैं, LOC हम इसको कहते हैं, यानी कि NJ 98 और इधर जो लाइन है उसको कहते हैं LOC। यानी LOC की जो फुल फॉर्म होती है वो LOC की फुल फॉर्म है लाइन ऑफ कंट्रोल। इसी लाइन ऑफ कंट्रोल को हम पहले सीज फायर लाइन भी कहते थे, लेकिन ये वाला भाग जो बचा, यानी कि ये AGPL और ये LOC, इधर वाला ऊपर वाला भाग कहलाता है आपका POK।
पीओके का मतलब है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर, यानी जिस पर वर्तमान में पाकिस्तान का कब्जा है। और इस NJ 9847 से इधर भी एक लाइन है, एक बॉर्डर है, यानी एक लाइन है, इसको हम नाम देते हैं LAC। और इस LAC की जो फुल फॉर्म है वो है, LAC की फुल फॉर्म लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यानी कि वर्तमान में ये पीओके वाला क्षेत्र, ये आपका जो है वो है अक्साई चीन वाला क्षेत्र, अक्साई चीन वाला क्षेत्र। 1962 से इस पर चीन का अधिकार है और इस वाले जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान का अधिकार है। शेष जो बचा वो भारत के पास है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा भाग है जो जम्मू कश्मीर का ही था पहले, लेकिन 1963 से पाकिस्तान ने उसे चीन को उपहार के रूप में दे दिया है और वर्तमान में हुआ चीन के पास है। तो हमने देखा कि LOC और LAC और AGPL क्या है। हम देख रहे थे उत्तरी बिंदु की, और उत्तरी बिंदु क्या है भारत का, इंदिरा कॉल है। लेकिन ये अभी वर्तमान में उत्तरी बिंदु यानी कि इंदिरा कॉल हमारे पास नहीं है, और जब हमारे पास नहीं है तो ये कैसा है, विवादित है। तो आपसे एग्जामिनर पूछता है अविवादित उत्तरी बिंदु कौन सा है। यहां से अच्छा क्वेश्चन निकलेगा कि अविवादित उत्तरी बिंदु कौन सा है। यानी कि ये इंदिरा कॉल हमारे पास नहीं है तो विवादित हो गया। और ये अविवादित की बात करें तो जो अविवादित है वो है, आपसे पूछे तो आपका आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। और वर्तमान में ये सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, आप कहोगे ये लद्दाख में है। मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है, तो देखने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर जो है वो आपका क्या है, सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। बात करते हैं सियाचिन ग्लेशियर की। कुछ पॉइंट हैं आपको वो देखना है, मैं आपको दिखाता हूँ सियाचिन ग्लेशियर को। आपसे पूछेगा कि सियाचिन ग्लेशियर कौन सी श्रेणी में स्थित है, कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो आप बताओगे कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कौन सी श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। अगर आपसे और थोड़ा सा डीपली हम जाने की कोशिश करें तो जो सियाचिन ग्लेशियर है वो काराकोरम श्रेणी में तो स्थित है ही, लेकिन कभी कभार जैसे ही आप एग्जाम का लेवल थोड़ा बढ़ाओगे, PCS लेवल तक जाओगे, तो यहाँ पर काराकोरम ऑप्शन में नहीं होगा। तो क्या होगा, काराकोरम श्रेणी की एक उप श्रेणी है, उस श्रेणी का नाम है साल्टेरो श्रेणी। तो यानी कि काराकोरम की उप श्रेणी का नाम क्या है, साल्टेरो श्रेणी। तो यानी कि सियाचिन ग्लेशियर कौन सी श्रेणी में है, आपका आंसर होगा काराकोरम श्रेणी। और ज्यादातर ऑप्शन में काराकोरम ही दिया होता है। अगर काराकोरम नहीं दिया है तो आपका आंसर क्या होगा, साल्टेरो श्रेणी। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जो सियाचिन ग्लेशियर है वो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। यानी कि
सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है और इसकी जो ऊंचाई है वो है 72 किलोमीटर, यानी कि 72 किलोमीटर ऊंचा है और विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। इसके अलावा इसी सियाचिन ग्लेशियर को हम विश्व का तीसरा ध्रुव कहते हैं। तीसरा ध्रुव कहते हैं। आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि विश्व का तीसरा ध्रुव किसे कहते हैं, आपका आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर। इसके अलावा अगर हम और पॉइंट की बात करें कि सियाचिन जो ग्लेशियर है वो इस पर दो देशों के मध्य यानी कि युद्ध हुआ था, वो दो देश कौन से हैं, तो आपका आंसर होगा इंडिया और पाकिस्तान के मध्य यहाँ पर युद्ध हुआ है। और वो युद्ध कब हुआ है, तो आप याद रखिएगा 1984 को, यानी कि 1984 को युद्ध हुआ है यहाँ पे। और इसी युद्ध के तहत एक ऑपरेशन चलाया गया, उस ऑपरेशन का नाम है मेघदूत। मेघदूत। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि मेघदूत ऑपरेशन कब चलाया गया, आपका आंसर होगा, या किन दो देशों के मध्य युद्ध हुआ था, तो आपका आंसर होगा इंडिया और पाकिस्तान। इसी सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो इसी सियाचिन ग्लेशियर के एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है नुब्रा नदी। आपसे पूछेगा कि नुब्रा नदी का उद्गम कहाँ से होता है या कहाँ से निकलती है, तो आपका आंसर होगा सियाचिन ग्लेशियर। इतने सारे पॉइंट आपको किस लिए याद रखना है, यानी कि सियाचिन ग्लेशियर के साथ रखना है। तो मैं आपको यानी कि उत्तरी बिंदु, इंदिरा कॉल और अविवादित बिंदु जो कि भारत का यानी किसी के साथ विवाद नहीं है, वो कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है। और वर्तमान में लद्दाख क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा स्थल है, विश्व का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है इसको। इंडिया पाकिस्तान इसमें एक वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1984 को। और इसी के तहत एक ऑपरेशन चला, उसका नाम है मेघदूत। और एक नदी निकलती है यहाँ से, उसका नाम क्या है, नुब्रा नदी। तो यानी कि ये सारी बातें किस लिए, यानी कि उत्तरी बिंदु के लिए। हम आगे की तरफ मूव करते हैं और देखेंगे दक्षिणीय बिंदु। दक्षिणीय बिंदु ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको हटाता हूं। आइएगा दक्षिणी बिंदु की ओर, आपको मैं दक्षिण की ओर मूव करके ले चलूं। तो दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, आपसे पूछेगा। तो यानी कि ये मान लिया आपने भारत का दक्षिणी बिंदु, भारत का दक्षिणीय बिंदु। तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो है, आप बताओगे, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इसी इंदिरा पॉइंट को हम नाम देते हैं दूसरा पार्सन पॉइंट, या इसी को नाम देते हैं हम पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन पॉइंट। तो यानी कि तीन नामों से हम दक्षिणी बिंदु को जानते हैं, और ये इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट। चलिएगा पिगमेलियन पॉइंट की ओर मूव करते हैं। तो जो आपका पिगमेलियन पॉइंट है वो यहाँ पर स्थित है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पर आपका क्या स्थित है, पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट स्थित है। लेकिन आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन और बनाएगा, आपसे पूछेगा कि भारत का दक्षिणीय बिंदु मुख्य भूमि में कहाँ है, यानी कि भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणीय बिंदु कौन सा है। तो देखिएगा भारत का मुख्य भूमि का
दक्षिणीय बिंदु, दक्षिणीय बिंदु। तब आपका आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा और इसका आंसर दोगे आप क्या, कन्याकुमारी। कहां पर है आप बताओगे, तमिलनाडु। या इसी को हम कहते हैं दूसरा केप कैमोरिन, केप कैमोरिन। यानी कि मुख्य भूमि में दक्षिणी बिंदु कौन सा है, केप कैमोरिन। और कैप कैमोरिन कहाँ है तो देखिएगा, कैप कैमोरिन आपका यहाँ पर है। मैं एक पॉइंट आपको और बताना चाहूँ कि जब हम कैप नाम देते हैं किसी को तो क्यों देते हैं, कैप होता क्या है, तो देखिएगा नोट डाल के आप नोट करेंगे इसको कि कैप हम किसके कहते हैं, किसे कह सकते हैं कैप। तो कैप, इसी को हम क्या कहते हैं, कैप, या इसी को एक नाम और देते हैं अंतरीप। क्या नाम देते हैं, अंतरीप। ध्यान से समझना कि वह स्थान जो, यानी कि यह स्थल वाला भाग, वह स्थल भाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो, वह स्थान जो तीन तरफ से पानी से घिरा हो। यहां पे भी पानी है, यहां पे भी पानी है और यहां पे भी पानी है। तो यानी कि तीनों स्थान से पानी है। यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे क्या है, पानी है। तो कैप हम किसको कहेंगे, वह स्थल जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, हम उसको क्या कहेंगे, कैप कहेंगे। यानी कि क्या परिभाषा हो जाएगी, वह स्थल जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, क्या कहलाएगा, कैप कहलाएगा। तो देखिएगा ये आपकी बंगाल की खाड़ी, इधर भी पानी, ये आपका अरब सागर, इधर भी पानी, और ये आपका मन्नार की खाड़ी, यानी कि नीचे वाला भाग, इधर भी पानी। तो तीन तरफ से पानी से घिरा है, इसीलिए हमने क्या कहा, कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन। तो दक्षिणी बिंदु देखा, उत्तरी बिंदु हम देख चुके हैं। आगे की तरफ मूव करते हैं और आगे देखेंगे हम पश्चिमी बिंदु और पूर्वी बिंदु। तो आपसे पूछेगा भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, आप कुछ लोगों को पता होगा। अगर आपसे पूछ रहा है भारत का पूर्वी बिंदु, तो आपका आंसर होगा कि पूर्वी बिंदु जो है वो क्या है, बालांगू है, और इसी को हम एक नाम देते हैं केवुथु, केवुथु। और कौन से राज्य में है, तब आपका आंसर होगा अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। यानी कि पूर्वी बिंदु की हमने बात की, और पूर्वी बिंदु क्या है, बालांगू या केवुथु। अब हम बात करते हैं कि भारत के पश्चिमी बिंदु की, भारत के पश्चिमी बिंदु की। तो जो भारत का जो पश्चिमी बिंदु है वो थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा, आप जानते हैं कि पश्चिमी बिंदु है वो है सर्करीक, लेकिन सर्करीक क्यों नहीं है, कारण क्या है, अभी बताऊंगा आपको। यानी कि जो आपका आंसर होगा पश्चिमी बिंदु का, वो होगा राजहर क्रीक या गुहार मोती। अब आप कहोगे कि सर हमने पश्चिमी बिंदु कई सारी बुकों में सर्करीक पढ़ा है, आपने लिखाया ही नहीं, वो बताया ही नहीं। तो यानी कि राजहर क्रीक और गुहार मोती क्यों है, तो पहले समझिएगा क्रीक होता क्या है।
फिर मैं अब बात करूंगा कि सरक्रीक क्यों नहीं है, राजहर क्रीक पश्चिमी बिंदु क्यों है। क्रीक क्या होता है? क्रीक का मतलब है वह स्थान जहां पर दलदली मृदा पाई जाती हो। कैसी मृदा? दलदली मृदा। और इस मृदा में मृदा सर्पण की घटना होती है। मृदा सर्पण का मतलब क्या है? यानी कि धीरे धीरे करके वह खिसकती जाती है, यानी कि धीरे धीरे फिसलती जाती है, उसे कहते हैं मृदा सर्पण की घटना। यानी कि क्रीक हम उसको कहेंगे जहां पर क्या पाई जाती हो? दलदली मृदा पाई जाती हो, उसे हम क्रीक कहते हैं, उसे हम क्रीक कहते हैं। तो हमारा आंसर राजहर क्रीक या गुहार मोती क्यों है, सरक्रीक क्यों नहीं है। कई बार अभी भी आपके ऑप्शन में सरक्रीक दिया होता है तो हम वो ही टिक करते हैं, लेकिन जब सरक्रीक ना हो या फिर राजहर क्रीक भी है और सरक्रीक भी है तो हमारा आंसर क्या होगा? राजहर क्रीक होगा। क्यों होगा? कारण देखिएगा। जैसे यहां पर मान लिया जाए पश्चिमी बिंदु, और इस प्रकार से ये वाला क्षेत्र जो है किसका? पाकिस्तान का, और ये वाला भाग किसका? इंडिया का। और यहाँ पर जो लाइन है, एक लाइन ड्रॉ है जो पहले थी अब नहीं है, उसका नाम है 24वीं समांतर रेखा। 24वीं समांतर रेखा। लेकिन आप सारे लोग जानते हैं कि पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूरब की ओर मूव कर रही है, पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, यानी कि ये पश्चिम और ये आपका पूरब, और इधर से इधर मूव कर रही है। तो आप सारे लोग जानते हैं जब कोई वस्तु किसी तरफ मूव कर